हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। किसी माँ का शव अपने बच्चे के ऊपर पड़ा था, मानो उसने मरते समय भी अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया हो। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के पास मृत पड़े थे, कहीं पूरा परिवार समाप्त हो चुका था, तो कहीं बूढ़े माता पिता अपने जवान बेटे के शव के पास विलाप कर रहे थे। सफेद बर्फ लाल रंग से रंग चुकी थी। हवा में बारूद और जले हुए घरों की गंध थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी दर्द की अनगिनत चीखें सुनाई दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वनधामा हत्याकांड के बारे में। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिससे शायद हम भारतीयों को, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, परंतु हम जो आपके अपने चैनल द एडवेंचर्स टॉक पे जो चीजें लेकर आते हैं, जो विषय लेकर आते हैं, जो नरसंहार लेकर आते हैं, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद इन नरसंहारों और इन प्रकार के इतिहास में दफन पन्नों को हम उजागर करते हैं। तो हमारा आग्रह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इतिहास के उन खुरदरे पन्ने को हम सभी भारतीय जान सकें। वनधामा हत्याकांड, कश्मीर के बर्फ में दबी 23 निर्दोष जिंदगियों की अंतिम चीख की कहानी। 25 जनवरी 1998 की वह रात कश्मीर की घाटी में एक ऐसा रक्तरंजित अध्याय लेकर आई थी जिसकी टीस आज भी हजारों कश्मीरी हिंदू परिवारों के हृदय में जीवित है। यह केवल 23 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि उन लोगों के सपनों, विश्वास, संस्कृति, परंपराओं और अपनी मातृभूमि से जुड़े अंतिम रिश्तों की निर्मम हत्या थी। गांदरबल जिले के छोटे से गांव वनधामा में उस रात जो हुआ, उसे मानवता को शर्मसार कर दिया और कश्मीर के इतिहास पर एक ऐसा काला धब्बा छोड़ दिया जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। सन 1990 के बाद आतंकवाद और अलगाववाद की इस आग में जल रही कश्मीर घाटी से अधिकांश कश्मीरी पंडित पलायन कर चुके थे। हजारों परिवार रातों रात अपने घर, खेत, मंदिर, स्मृतियां और पूर्वजों की धरोहर छोड़कर जम्मू, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में शरण लेने को विवश हो गए। लेकिन वनधामा गांव के कुछ परिवार अब भी वहीं इसलिए रह रहे थे, उन्हें विश्वास था कि यह उनकी जन्मभूमि है, उनकी मातृभूमि है, उनके पड़ोसी उनके अपने हैं और शायद आतंक की आंधी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। उन्हें लगता था कि यदि उन्हें किसी का बुरा नहीं किया तो उनका भी बुरा कौन करेगा। यह विश्वास उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। बात जनवरी की है। वह कड़ाके की ठंड वाली रात, कश्मीर की धरती बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी। घरों की खिड़कियां बंद थी, लोग अंगीठियों के आसपास बैठे हुए थे और बच्चे अपने माता पिता के साथ भोजन कर चुके थे और सोने की तैयारी में थे। अगले दिन गणतंत्र दिवस था। सामान्य दिनों की तरह ही गांव में शांति थी। किसी भी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों पर यह शांति एक रौद्र रूप ले लेगी। रात लगभग 11 बजे के बाद कुछ हथियारबंद आतंकवादी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर गांव में दाखिल होते हैं। उस समय सेना और सुरक्षा बलों की तलाशी सामान्य बात थी, इसलिए किसी को उन पर संदेह नहीं। उन्होंने घर घर जाकर दरवाजे खटखटाने शुरू किए। लोगों ने सम्मान के साथ दरवाजे खोले। उन्हें लगा कि सेना के जवान किसी तलाशी अभियान के सिलसिले में आए हुए हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादी बड़े शांत भाव से घरों के भीतर उन्होंने सामान्य बातचीत की, कहीं चाय पी तो कहीं पानी मांगा, तो कहीं लोगों से उनके परिवार के बारे में पूछताछ भी की। मासूम बच्चों ने उन्हें सैनिक समझकर सलाम तक कर दिया। बुजुर्गों ने उन्हें देश का रक्षक समझकर सम्मान दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि ये लोग वास्तव में मौत का संदेश लेकर आए। कुछ देर बाद आतंकवादियों ने सभी परिवारों को एक स्थान पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहीं पूरे परिवार को कमरे में बुलाया गया, कहीं आंगन में खड़ा किया गया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी साथ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग सोच रहे थे कि शायद पहचान पत्रों की जांच होगी या कोई पूछताछ होगी। फिर अचानक आतंकवादियों ने अपने असली इरादों को प्रकट कर दिया। बिना किसी चेतावनी के स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में रात का सन्नाटा चीखों से भर गया। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर बचाने की कोशिश करने लगी। बच्चे भय से चिल्लाने लगे, बुजुर्ग भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन आतंकवादियों के दिलों में दया का एक भी भाव नहीं था। गोलियां लगातार चलती रही। एक एक करके लोग जमीन पर गिरते गए। जो घायल होकर तड़प रहे थे, उन्हें भी दोबारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कई लोगों को इतनी नजदीक से गोली मारी गई कि उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। पूरा गांव गोलियों की गूंज से कांप उठा। कुछ ही मिनटों में कुछ परिवार पूरी तरह समाप्त हो चुके। घरों के आंगन
कमरों की दीवारें, दरवाजे रक्त से लाल हो चुके थे। उस रात कुल 23 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी दुनिया मानो उजड़ सी गई। उनकी दुनिया उनके माता पिता की गोद तक ही सीमित थी, लेकिन आतंकी की गोलियों ने उनकी मासूम दुनिया को छीन लिया। हत्या के बाद आतंकवादियों ने कई घरों में आग लगा दी। देखते ही देखते लकड़ी के मकानों से आग की ऊंची ऊंची दीवारें और उनकी लपटें उठने लगी। जिन घरों में कुछ घंटे पहले तक परिवार की हंसी गूंज रही थी, वहां अब जलती हुई चिताओं की तरह दिखाई दे रही। आग की रोशनी में बर्फ पर फैला लाल रक्त और भी भयावह लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी घाटी ही रो रही। अगली सुबह जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ा। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। किसी मां का शव अपने बच्चे के ऊपर पड़ा था, मानो उसने मरते समय भी अपने बच्चे को बचाने का भरपूर प्रयास किया। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के पास मृत पड़े थे, कहीं पूरा परिवार समाप्त हो चुका था, तो कहीं बूढ़े माता पिता अपने जवान बेटे के शव को लेकर पड़े थे। सफेद बर्फ लाल रक्त से रंग चुकी थी। हवा में बारूद और जले हुए घरों की गंध फैल गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब इस सन्नाटे में भी दर्द की अनगिनत चीखें सुनाई दे रही थी। जब परिजनों को अपने प्रियजनों की मृत्यु का समाचार मिला तो पूरा वातावरण करुण क्रुंदन सा हो गया। माताएं अपने बच्चों के शवों से लिपट कर रो रही थी। बहनें अपने भाइयों के शवों को पकड़कर विलाप कर रही थी। बुजुर्ग माता पिता अपने पुत्रों को देखकर बेसुध हो रहे थे। उस दिन बंधामा गांव का हर घर शोक का घर बन गया। मृतकों के अंतिम संस्कार के समय हजारों लोगों की आंखें नम थीं। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था कि इन लोगों का अपराध क्या था? क्या ये आतंकवादी थे? क्या उन्होंने किसी का नुकसान किया था? क्या वे किसी हिंसा में शामिल थे? उत्तर केवल एक ही था, नहीं, नहीं और नहीं। वे केवल अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले सामान्य नागरिक थे, जो अपने पूर्वजों की धरती नहीं छोड़ना चाहते थे। बंधामा हत्याकांड ने उन कश्मीरी पंडितों का विश्वास भी तोड़ दिया, जो अब घाटी में रहने का साहस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि यदि बंधामा जैसे शांत गांव में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं। परिणाम स्वरूप अनेक शेष परिवारों ने घाटी छोड़ने का निर्णय लिया। उनके घर खाली हो गए, मंदिर सूने पड़ गए, आंगनों में उगने वाले फूलों को देखने वाला कोई नहीं था। बंधामा केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन चुका था विस्थापन, पीड़ा, असुरक्षा और अधूरे न्याय का। आज भी जब 25 जनवरी आती है, तब उन 23 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके परिजन मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और उस रात को याद करते हैं जिसने उनकी दुनिया बदल दी। कई बच्चे जिन्होंने अपने रात माता पिता को खो दिया, आज बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनके मन में वह दर्द आज भी जीवित है। समय ने उनके घावों को पुराना जरूर कर दिया, पर भर नहीं पाया। बंधामा हत्याकांड में हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी धर्म, जाति या विचारधारा का नहीं होता। उसका एकमात्र चेहरा हिंसा और अमानवीयता होता है। उस रात बंधामा में केवल 23 लोग नहीं मारे गए, बल्कि मानवता का एक हिस्सा भी घायल हुआ था। कश्मीर की बर्फ पर बह रहा रक्त आज भी इतिहास से न्याय की पुकार करता है और हमें स्मरण कराता है कि निर्दोषों की पीड़ा को भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। बंधामा की वह रात समाप्त तो हो गई, लेकिन उसकी चीखें आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती हैं। बर्फ हर वर्ष पिघलती है, मौसम बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन 25 जनवरी 1998 का वह दर्दनाक रात भारतीय इतिहास की स्मृति में सदैव जीवित रहेगा। उन 23 निर्दोष आत्माओं की याद आज भी हमें सोचने पर विवश करती है कि नफरत और आतंक का अंतिम परिणाम केवल विनाश, आंसू या अनंत पीड़ा हो सकती है, परंतु आज भी वे आत्माएं भटक रही हैं, क्योंकि आज भी उन आत्माओं को न्याय नहीं मिला। यदि आपके पास ये वीडियो जाता है, इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके सामने लाते हैं इतिहास से जुड़ी वो पन्ने जो पन्ने शायद हमने कभी पढ़े नहीं। नमस्कार, जय हिंद।